मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़िश्ता एक आध महीने से जो हंगामी सूरत हाल है इस मुल्क में और जिस अंदाज में खुफिया तरीके से आइनी तरामीम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट लाई जा रही है और पूरा मुल्क जो है स्टैंड स्टिल की जो है नौयत पे आके खड़ा हुआ है। तमाम तर तवज्जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पर लगी हुई है। मुझे हैरानी की इस बात पर है कि वो 1973 का आइन जिसको 51 साल हो चुके हैं, कौन सी ऐसी मुसीबत या इमरजेंसी आन पड़ी जिसके लिए रातों रात खुफिया अंदाजों में उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत आन पड़ी। और वो ऐसी तरामीम जिनको पब्लिक करना भी हुक्मरान और उसके तबकों के लिए जो है बायस से शर्म हो रहा है, जिसको वो खुद पब्लिक नहीं करना चाहते, जिसको पब्लिक करने से जो है वो खुद शर्मा रहे हैं। वो आइन कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। मुल्क के हर शहरी, हर बाशिंदे, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे उसका किसी तबके से ताल्लुक है, उसको ये हक हासिल है कि जिस मुल्क के आइन में तरामीम की जा रही हैं उसके बारे में उसको इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टियों को उसके बारे में इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टी के उन वर्करों को उसका इल्म हो। लेकिन ये अजीब सी बात है कि आइनी तरामीम को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स समझकर उन्होंने इसको खुफिया रखा और वो मुख्तलिफ अक़साम में जो है तकसीम हो रहा है। कभी किसी एक की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है, कभी दूसरे की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तरामीम का खालिक कौन है? इन तरामीम का खालिक क्या हुकूमत है, हुकूमती इत्यादी है, अपोजिशन है, या वो कुव्वतें हैं जिनसे हमेशा इस आइन को खतरा रहा है? वो कुव्वतें जिन्होंने हर वक्त इस आइन को एक कागज का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में फेंका है। जिस अंदाज में वो तरामीम लाना चाहते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान को हरासा करना, उनको अगवा करना, उनको बज़ौर ताकत अपनी मर्जी के मुताबिक उस आइन में तरामीम में उनका वोट कास्ट करना, तो क्या फिर हम इसको जमहूरियत कहेंगे? दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह की जमहूरियत की नज़ीर आपको नहीं मिलेगी। जो यहां पर डिक्टेटर गुजरे हैं, चाहे जनरल अयूब से लेकर जनरल ज़ियाउल-हक से लेकर जनरल मुशर्रफ तक, उन्होंने भी रेफरेंडम कराया है, चाहे वो गलत था, चाहे उसमें धांधली की गई, लेकिन हां ना का तो उन्होंने अपने अवाम से सवाल तो किया था। किसी को जबरी गुमशुदा करके, किसी के बेटे को अगवा कर कर, किसी के शौहर को अगवा कर कर, किसी की बीवी को अगवा कर कर, क्या इस आइन में उन माओ बहनों की वो चीखो पुकार नहीं होगी जो इस आइन के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, जो इस आइन की तरामीम में सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं? क्या उनको, उन मेंबरान की, उन पार्लियामेंटेरियन की जो उनके कभी इत्यादी भी थे, जो आज भी उनके इत्यादी हैं, अगर इत्यादी नहीं है, उनके कॉलीग्स तो हैं, उनकी माओ
بہنوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کر رہے ہیں؟ تو پھر اس 1973 کے آئین میں ایک اور بھی شق ڈال دیں، جس طرح کہ 18ویں ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں ایک شق ڈال دیں یرغمالی ترمیم، بچوں خواتین کی چیخ و پکار سے حاصل کرنے والی ترامیم، ماؤں بہنوں کی بددعاؤں والی ترامیم۔ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنے نہ اب بنیں گے جو بزور طاقت۔ میں باہر تھا ملک سے، جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ ان آئینی ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں، میں نے تو واضح کہہ دیا میں تو بے روزگار ہوں بھائی، میرا جو روزگار تھا وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیا، میں استعفیٰ دے چکا ہوں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم، ہمیں تو پتہ تو ہونا چاہیے اس میں ترامیم آپ کون سی لانا چاہتے ہیں۔ جو ڈرافٹ نہ پرائم منسٹر مجھے بیچ سکا، نہ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بیچ سکا، اور انہی مذاکرات کے دوران ہمارے سینٹ کے جو 2 ممبران ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، ان کے بچوں کو فون کر کے یا ان کو فون کر کے دھمکایا جا رہا تھا، ان کے جو کاروبار ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا جو روزگار ہے ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ تو میں نے ان سے واضح طور پر کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں گن پوائنٹ میں ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے، اب بھی اگر مشرف ہے یا اس کا کوئی جانشین ہے کسی بھی شکل میں، ہم ان سے بھی کسی بھی گن پوائنٹ پر ہم مذاکرات نہ کیے ہیں نہ کریں گے۔ آج بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، آج بھی ہمارے دونوں سینیٹرز قاسم رونجو صاحب بمائے اس کے بیٹے، وہ پچھلے 4-5 دنوں سے غائب ہیں۔ میڈم نسیمہ احسان جس کا شوہر سید احسان شاہ جو اس سینٹ کا ممبر رہ چکا ہے، جو صوبائی وزیر رہ چکا ہے، اس کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر اور اس کی بیوی کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ ووٹ دیں۔ اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا۔ کل اس دن جب ان کو پرائم منسٹر کے زورانے میں لایا گیا، اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر ان کو پارلیمنٹ ہاؤس بھیجا گیا کہ جائیں پرائم منسٹر کے زورانے میں شرکت کریں۔ تو یہی ووٹ کی عزت ہے۔ اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہم کو سڑکوں پر نکالا، اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ اتحاد بنائے۔ ان کی فریاد آپ نے خود اسمبلی میں سینٹ کے اجلاس میں سنی ہوگی کہ وہ خاتون اس اجلاس میں بات تک نہیں کر سک رہی تھی، جس کا شوہر اور جس کا بیٹا جو ہے ان کے قبضے میں ہے۔ ہم تو ان حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بلوچستان سے جو مسنگ پرسن ہیں ان کو بازیاب کیا جائے، لیکن یہاں پر جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں، وہ اغوا کیے جا رہے ہیں۔ تو آج حکومت کے اس اقدام سے پچھلے مہینے جو میں نے سپتمبر کی 3 تاریخ کو جو میں نے یہاں پر استعفیٰ دیا تھا، اس بات کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سینٹ کا ممبر ہو، چاہے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور میرے خیال میں اب سب کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے 3 سپٹمبر 2024 کو اختیار کیا تھا۔ اب بھی میں نے مولانا صاحب سے بھی عرض کیا، بلاول صاحب بھی یہاں پر آئے تھے کہ ہم
किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हमें कौन सी आईनी तरामीम चाहिए, उसमें हमें अगर उस आईनी तरामीम में अगर हमें जन्नत का भी रास्ता दिखाया जाए तो हम उस आईन का हिस्सा नहीं, तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि हमारे लोग, हमारे मेंबरान वापस नहीं आते। फिर बैठ के हम बात करेंगे उनसे, फिर हम ये तय करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम का हम हिस्सा बनते हैं नहीं बनते। क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें पीटीआई भी है, जिसमें पश्तूनख्वा भी है। हम उनसे भी मशवरा करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम, पहले तो हम देखेंगे उस आईनी तरामीम है क्या हमारे लिए। वो इतना बड़ा 73 का आइन हमारे लिए कुछ ना कर सका, उसमें लाई गई चाहे 26 तरामीम हो, चाहे 100 के करीब तरामीम हो, वो हमारे लिए कौन सा फ़ायदेमंद हो सकती है, उसको फिर हम देख के वो फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त किसी भी मुज़ाकरात का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। जो आपने फैसला किया कि आपने इस्तीफा दे दिया, तो पीटीआई ने भी, इमरान खान ने तमाम इस्तीफे दे दिए थे, असम्बली से भी और सूबाई असम्बलियों से भी, उन लोगों ने सेटअप चला लिया था। तो क्या यही रास्ता है आपके ख्याल में कि मुल्क में जमहूरियत बहाल होगी? जमहूरियत है कहाँ जो बहाल होगी भाई, आप मुझे बताइए, ये जमहूरियत है? अच्छा, मेंगा साहब, आपने तो इस्तीफा दे दिया, आपके सेनेटर भी क्या सेनेट से इस्तीफे देंगे? और दूसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, आपको लगता है कि बिलावल के पास इतने इख्तियारात है कि उनसे मुलाकात कर ली जाए? देखिए, इस्तीफा जो मैंने दिया, मैंने उस वक्त भी कहा था ये मेरा अपना ज़ाती फैसला है। फिर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ, उन्होंने अब ये इख्तियार मुझे दिया हुआ है, तो जायज़ अब इख्तियार मेरे हाथ में, तो जो मैं अपने लिए देर नहीं करता औरों के लिए भी देर नहीं करूँगा। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है बिलावल, अब उसके इख्तियारात का भाई उनसे पूछें। सर, ये बताइए कि चूंकि ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो भी मुलाकात कर चुके हैं, इससे पहले आला हुकूमती अहदेदार भी मुलाकात कर चुके हैं मौलाना साहब के साथ, अगर मौलाना की जानिब से कुछ लचक दिखाई जाती है तो क्या अपोजिशन इत्तेहाद उनकी बात को उस तरह से इंडोर्स करे? देखिए, अपोजिशन में जो कई जमातें, एक जमात नहीं है जी, पीटीआई भी है, उसमें पश्तूनख्वा भी है, दूसरे वहदतुल मुस्लिमीन भी है, वो बैठ के फिर इस पर गौर करेंगे। लेकिन मैंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखा हुआ है कि जब तक कि हमारे लोग बाज़ियाब नहीं हो जाते, अभी भी बलूचिस्तान में जो है तमाम शायराएँ इस जो रात कल जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये भी आपकी नॉलेज में ले आऊँ, मैं आया था इसलिए कि जो हमारी सेनेटर खातून सेनेटर हैं नसीमा एहसान, उनको जाके तसल्ली दूंगा। लेकिन रात 10 बजे 5-6 के करीब लोग आए, उनको भी उनके लॉजिस के कमरे से जो ले गए, अभी तक भी उसका कोई पता नहीं। मेंगा साहब, ये बता दें कि आपने कहा कि जब आप बाहर थे आपसे रब्ता किया गया इन आइन तरामीम के हवाले से, तो रब्ता सिर्फ हुकूमत ने किया या किसी और ने भी, और आप खुद आए हैं या आप किसी दबाव के तहत पाकिस्तान आए? देखिए, मुझसे रब्ता हुकूमत में शामिल जो आपकी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब हुकूमत उनकी है उनकी नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, वो उनसे पूछें। और डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर इसाक डार, उन्होंने रब्ता किया। बाकी लोगों का पैगाम मुझे मिला है, वो पैगाम हमारे सेनेटरों को अगवा करने की शक्ल में ये उनकी तरफ से हुआ। तो आप दबाव में वापस आए? दबाव में नहीं, मैं एहतिजाजन आया हूँ अपने उन मेंबरान के साथ यकजहती करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि पार्टी इस सख्त वक्त में उनके साथ खड़ी हुई है। सरदार साहब, बतौर एहतजाज क्या आप कौमी असम्बली में दोबारा भी वापस जा सकते हैं ताकि आप वहाँ पे अपनी ये आवाज़ उठा सकें, जिस तरह के आपके अरकान को बड़े ऐवान से, ऐवान बाला से गायब किया गया, ताकि कहीं तो आपकी आवाज़ मौजूद हो? मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ जो यहाँ पे उठती है उस ऐवान में जो नहीं उठ पाती। के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं? देखिए, हमारे लिए तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। पाकिस्तानी सियासत में तो हम आए, हमने ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का पार्लियामेंट था ना, नेशनल असम्बली पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है, ये सेनेट जो है इस मुल्क का एक आईनी इदारा है, उसमें बैठ के हमने अपनी बात की। जब हमें 2024 के इलेक्शन में वहाँ से हमें धकेला गया और उसके साथ साथ जो रवैया बढ़ता गया, हमारे पास रास्ता कौन सा बचा हुआ है? हम जाएं अपने लोगों के पास, हम जाएंगे बलूचिस्तान के लोगों के पास और उनसे फैसला लेंगे कि हमें अब कौन सी सियासत करनी है, क्योंकि इस सियासत के बारे में मैं अपने लोगों को अब कायल नहीं कर सकता।
सरदार साहब आपके दोनों सेनेटर तो गायब है, आपके दोनों सेनेटर तो गायब है, तो किसको आप कहेंगे कि आप मेरे वाला रास्ता अख्तियार करें और वो इस्तीफा दे दें? जो अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जी इस रियासत और इस जमहूरी कल्चर से उनको जमहूरियत, ये जमहूरियत नहीं है भाई, ये पुट जमहूरा है, ये पुट सुने, ये पुट जमहूरा है भाई। और जो डुगडुगी बजाने वाला है जो है ना, वो यहाँ के सियासतदानों को नचा रहे हैं। अगर वोट पूरे नहीं होते हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, आज वो क्या पैगाम लेकर आए? भाई वो दूसरा रास्ता तो हमारे लिए आज का नहीं, बहुत पहले से इसी के साथ आज वो मौलाना साहब के साथ मिलने आए थे। हमने अपना गिला शिकवा किया कि जो भी, चाहे वो इस अमेंडमेंट के साथ है, जो अमेंडमेंट का हिस्सा है, या वो उस अमेंडमेंट का के लिए कैंपेन कर रहा है, हमारे लोगों को उस अमेंडमेंट में वोट डालने के लिए उठाया गया है, तो वो सब के सब उसमें बराबर के शरीक है। मंगल साहब ये फरमाइएगा कि अगर हुकूमत आपके अरकान से वोट लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपका उनके हवाले से क्या एक्शन होगा? देखें, वोट वो अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम वोट नहीं देंगे। अगर वो जोर जबरदस्ती वोट ले रहे हैं तो मैंने कहा कि उस जिस तरह 18 तारीख तो इस तरामीम का नाम भी चेंज करें, फिर उस पर पार्टी फैसला करेगी कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। मेंगल साहब, बिलावल के पास दूसरा रास्ता है, आप लोगों के पास दूसरा रास्ता कौन सा है? हमारे पास बहुत से रास्ते, बलूचिस्तान में आप आए, आपको बहुत से रास्ते मिले। आप तीनों बड़े बैठे थे, तो क्या ये तय हुआ कि पहले अरकान छोड़े जाएंगे? बिलावल साहब ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। ये हमारी डिमांड है जी, ये हमारी डिमांड है कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए, फिर हम बैठ के बात करें।